एक छोटे से शहर में टॉम नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे जिनकी उम्र 43 साल थी। टॉम अपने परिवार को संभालने के लिए एक कंपनी में नौकरी करते थे। सुबह निकलते और शाम को घर वापस आ जाते थे। टॉम इस कंपनी में एज अ फुल टाइम इंजीनियर काम करते रहे। अगर हम उनके साल के खर्चे को कैलकुलेट करें तो वो $37,000 बनती है, यानी 30,33,463 रुपए। लेकिन टॉम ने पैसे बचाए और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बाद उनकी स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू $1 मिलियन तक हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉम अपने 44वें जन्मदिन में रिटायर हो गए। अब वो अपना समय ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें खुशी देती है, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, पहाड़ों में घूमने जाना, टेनिस खेलना और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। ये समरी 12 प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ऊपर बेस्ड है जो कम उम्र में रिटायर हुए और बाद में उनकी इन्वेस्टमेंट से उनकी कमाई होती रही। अगर आप बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके काम आएगी। आज हम इस किताब फ्री कैपिटल की 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया था, और इनमें 5वां लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। समरी को आखिर तक देखिए और कोई भी लेसन मिस ना करें। चलिए उन्हें डिटेल में समझते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट डिग टू मच। यहाँ पर टॉम का एग्जाम्पल लेते हैं। इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस्ड होने के कारण टॉम स्टॉक मार्केट को बारीकी से समझते थे। मान लेते हैं कि टॉम एक ऐसी कंपनी में इंटरेस्टेड है जो डायरेक्टली प्लांट बेस्ड मीट को रेस्टोरेंट तक सेल करती है। चलो इस कंपनी का नाम द मीट रख लेते हैं। जब टॉम द मीट को एनालाइज करते हैं तो वो उनकी हर एक चीज की जांच करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि एक बार उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बार कंपनी पिछले साल से ज्यादा अर्निंग करेगी तो वो उनके शेयर्स खरीद लेते हैं और उस बात पर फोकस करते हैं जो रिटर्न्स के लिए सबसे जरूरी होती है, यानी ऐसे टर्म्स पर जो कंपनी को लंबे समय तक बनाए रख सकती है या फिर उसे बर्बाद कर सकती है। इस केस में वो तय करते हैं कि मुझे द मीट की प्राइसिंग पावर पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही उन्हें बताएगा कि उन प्रोडक्ट्स से कंपनी कितना प्रॉफिट बना सकती है। दूसरा, वो ये देखते हैं कि द मीट हिस्ट्री से लेकर अब तक एक बेहतर परफॉर्मेंस देते आ रही है और उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है, तो आगे भी अच्छी कमाई हो सकती है। फिर वो ये देखते हैं कि अर्निंग बढ़ाने के लिए द मीट कितने रेस्टोरेंट को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और कितने नए कस्टमर्स को रजिस्टर करने का टारगेट कर रखा है। फिर इसकी जांच करते हैं कि कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए कंपनी मार्केटिंग और सेल्स में कितना खर्च कर रही है, और अगर कंपनी के खर्चे हद से ज्यादा हो रहे हैं तो टॉम को इस बात की खबर पहले हो जाएगी, क्योंकि उनका फोकस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर होता था। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि वॉरेन बफेट इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। 1998 के बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उन्होंने बताया कि कोक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। इस बात को समझने के लिए हमें उनकी 2 वेरिएबल्स की जांच करनी चाहिए। पहला, कोक कितना बिक रही है। दूसरा, उस बिक्री से उनकी कमाई कितनी हो रही है। ऑथर समझाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हर एक बारीक पहलू पर नजर बनाए रखेंगे या उसे वक्त देंगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात प्राइवेट इन्वेस्टर्स की करें तो वो इन्वेस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान और वक्त देते थे। लेसन नंबर 2, एंजॉय द हार्डशिप। वैसे आपको क्या लगता है, जो लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, क्या उनके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान काम था? क्या उनको लॉस नहीं हुआ या फिर उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा? ऑथर लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर आप इस मैदान में इजी माइंडसेट लेकर आएंगे तो बड़ी आसानी से हिम्मत हार देंगे, लेकिन अगर आपको मुश्किलों से घबराहट नहीं होती है तो ये मार्केट आपको इतना पैसा कमा कर दे सकती है कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाए। मगर इस बात को नोट करें कि हमारी दुनिया कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कंपनी के बारे में प्रिडिक्शन करना और उस प्रिडिक्शन का बेस उसकी स्टॉक प्राइस का कम या ज्यादा होने से तय किया जाए तो समझ लें कि यह तरीका नुकसान देने वाली है। अगर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि यह कितना डिफिकल्ट हो सकता है तो आप द डनिंग क्रूगर कर्व के मुताबिक पहले स्टेज पर हैं। द डनिंग क्रूगर कर्व एक कॉग्निटिव बायस है जो आपको ओवर एस्टिमेट करती है, और ऐसा तब होता है जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज के लिए जागना शुरू होता है, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में पड़ जाते हैं तो फिर आपको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द डर्निंग क्रूगर इफेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के अंदर कॉमन पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली हो सकते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में खूब पैसा बनाया है, मगर वो ये बात जानते हैं कि ये काम आसान नहीं था। चार्ली मंगर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट आसान नहीं है और जो इसे आसान समझता है वो बेवकूफ़ी करता है। इसलिए एक इन्वेस्टर को चाहिए कि वो सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करे, ना कि बड़े रिटर्न्स के बारे में सोचे
और ये एक बिगिनर के लिए सबसे जरूरी है। ऑथर लिखते हैं कि शुरुआती वक्त में आप एक नए इन्वेस्टर होंगे और आप नए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगी, और एक्सपीरियंस नहीं होगी तो चांसेस है कि लॉस उठाना पड़े, और अगर लॉस हो जाए तो आप उन्हें लॉस के बजाय लेसन यानी सबक समझें, ताकि अगली बार आप गलती करने से बच जाएं। या फिर जैसे इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशंस के लिए फीस देनी होती है, तो इन छोटे छोटे लॉस को लर्निंग फीस समझिए। ये तरीका आपको इन्वेस्टर बनने के साथ साथ ट्रेडर बनने के लिए भी काम आएगी, और लॉसेस को दिमाग पर ना ले, वरना आप एक बेहतर रिटर्न से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए एक बिगिनर का पहला फोकस लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि अर्निंग पर। लेसन नंबर 3, रीच फॉर फ्रीडम। इमेजिन करें कि राहुल नाम का एक लड़का है, उसने पैसे सेव किए और उस सेव किए हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसका एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया। अब एक दिन वो पार्टी में गया, जहां उसने कुछ मेहमानों को BMW Z4, कुछ को मर्सिडीज से, तो कुछ को रेंज रोवर से आते हुए देखा। तो राहुल ने देखा कि इन लोगों के पास इतनी महंगी गाड़ी है और मैं एक स्कूटी से घूम रहा हूं, जबकि मेरी पोर्टफोलियो में पैसे तो हैं, चलो मैं भी एक महंगी कार खरीद लेता हूं। और फिर कुछ दिन बाद एक बाइक पसंद आई, उसे भी राहुल ने खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ये आदत एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हो सकती है? क्या वो बार बार पैसे निकालते हैं? चार्ली मंगर कहते हैं कि एक वेल्दी इन्वेस्टर का गोल कंजप्शन से हटकर फ्रीडम पर होना चाहिए। लेकिन राहुल ने यहाँ पर कंपाउंडिंग को इंटरप्ट कर दिया, जिस कारण जहां वो 40 की उम्र में रिटायर हो पाते, अब उसे 50 की उम्र तक इंतजार करना होगा। और तो और अगर स्पेंडिंग के ऊपर लगाम नहीं लगाया तो शायद रिटायरमेंट के लिए उसके पास कोई फंड्स नहीं बचेगा। यानी अगर आप कंजप्शन के लिए बार बार विड्रॉवल करना शुरू कर देंगे तो आप जिंदगी के मेन गोल यानी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म की डोपामाइन को अवॉइड करना सीखिए और इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पर फोकस करना सीखिए। लेसन नंबर 4, फोकस मैटर। इमेजिन करें कि एक शहर में 2 दोस्त रहते हैं, रॉकी और सैम। दोनों दोस्तों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन कुछ साल बाद सिर्फ राहुल को एक अच्छा रिटर्न मिला, जबकि सैम अक्सर परेशान रहता था और उसके रिटर्न्स कम हो गए। चलिए इसकी वजह जानते हैं। राहुल एक ऐसा लड़का है जो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करता रहता है, जहां उसे मालूम हुआ कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर शुरुआत में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, यानी वो करीब 10 स्टॉक्स को चूज करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जांच करते हैं, जैसे कंपनी की बिजनेस सिस्टम कितनी मजबूत है, फ्यूचर में प्रोडक्ट कंजप्शन कितना होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स के कारण उसे रिसर्च करने का एक तय वक्त मिल जाता है। राहुल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन अगर हम बात सैम की करें तो उसने एज अ बिगिनर होते हुए 10 से ज्यादा कंपनीज में पैसे लगा दिए। उसने करीब 30 स्टॉक्स को पिक किए। ऐसा करने पर उसे रिसर्च करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, यानी सैम ने हाई रिस्क गेम खेला। जितना ज्यादा स्टॉक्स होंगे आपका सामना फ्लक्चुएशन से उतना ही ज्यादा होगा, और ये बात नए इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऑथर लिखते हैं कि एक बिगिनर इन्वेस्टर्स को 10 के आसपास या उससे कम स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, ताकि वो गेम में टिके रहे। फिर जैसे ही स्टॉक्स की एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए तो आप इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेसन नंबर 5, व्हाट्स मेक यू टिक। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि उस तरीके को कैसे समझना और पहचाना जा सकता है। ऑथर का कहना है कि आपकी पर्सनैलिटी, स्किल्स, प्रोफेशंस और आपके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, जैसे मैं हूं, तो आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सेल शीट्स और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस और बैकग्राउंड पर गहरी नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर आप हिस्टोरियन हैं तो आप कंपनी की हिस्ट्री पर गहरी नज़र बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है तो आपको एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए, जहां से आप नए नए लोगों से मिलकर इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी और इनसाइट के बारे में जान पाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप लोगों से कम मिलते जुलते हैं तो सारी दिन किताबें पढ़नी होंगी, और ऐसा करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि आपको बाकी काम भी करना पड़ेगा ना। और अगर आप पूरे हफ्ते काम करते हैं, ओवर टाइम पर रहते हैं, तो आप इंडेक्स और म्यूचुअल फंड की तरफ नज़र बना सकते हैं, जहां आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा काम ऑटोमेशन पर हो जाएगा। जिसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करें, द ऑटोमेटिक मिलियनर की समरी देख लीजिए, जो आपको सिखाएगा कि कैसे ऑटोमेशन की मदद से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आखिर में
इन सबसे पहले इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूसरे के कहने पर इस मैदान में ना कूदे, वरना जल्द आप बोर हो सकते हैं। और बोर इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कंक्लूजन, पहला, हर चीज पर नजर रखने के चक्कर में सबसे जरूरी पॉइंट को अवॉइड ना करें। दूसरा, असल में हम एक बिगिनर हैं तो लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। तीसरा, चंद घंटों की खुशियों के लिए जिंदगी भर की खुशियों को कुर्बानी मत दीजिए। चौथा, जितना वक्त है उस हिसाब से स्टॉक्स पिक कीजिए, ज्यादा के चक्कर में बेटर को इग्नोर मत कीजिए। पांचवा, एज अ बिगिनर अपने आप को एक्सप्लोर करें। अगर आप फेल होते हैं तो याद रखें कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए ये पहली सीढ़ी है। सो रीडर्स, आई होप आपको इस किताब की 5 लेसन समझ आ गई होंगी, जिनको आप खुद की स्ट्रैटेजी से कंपेयर कर सकते हैं। और कमेंट में बताएं कि आप कौन से तरीकों से सहमत हैं। समरी को लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।